Good morning, students. This is Parth, and we are back again with our NCERT series for physical geography. We had already started with chapter 4 of our NCERT series, जहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स की बात ऑलरेडी शुरू कर दी थी. अभी तक हम ऑलरेडी 2 या 3 लेक्चर्स कंटिन्यू कर चुके हैं इसी चैप्टर से, और यहाँ पे हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. ठीक है, हमने चैप्टर की शुरुआत करी थी किस चीज़ से, ये देख के कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होता है, उसको डिटेल में डिस्कस किया. एल्फ्रेड वेगनर ने किस तरीके से बताया कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं एक दूसरे से ड्रिफ्ट अपार्ट करते हैं, उसके पीछे क्या फोर्सेस हैं और उसका क्रिटिक क्या है कि वो फोर्सेस जो हैं, यानी कि पोलर फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स, ठीक है, ये दो फोर्सेस जो हैं दे आर फार टू वीक टू मूव द कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस. ये फोर्स हो सकता है सही हो, बट ये बहुत वीक हैं. दे आर नॉट स्ट्रांग इनफ कि वो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंटल लैंड मास को मूव करा सके या ड्रिफ्ट करा सके. तो यहाँ पे हमने इसको पार्शियली एक्सेप्ट किया था, बट इसके पीछे जो रीजन दिया था वेगनर ने, उसको डिनाई कर दिया था. फिर हमने इसके बाद वी स्टडीड अनदर थ्योरी जो आर्थर होम्स ने दी थी 1930s में. ठीक है, सीडीटी हमको मिली थी 1912 में. फिर हमको 1930s में एक और थ्योरी मिली जिसका नाम है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था. तो यहाँ पे आर्थर होम्स समझाते हैं कि किस तरीके से जो हमारी अर्थ के अंदर एस्थेनोस्फेयर है वहाँ पे कन्वेक्शनल करंट्स हैं. ठीक है, जिस तरीके से पानी उबलता है तो कन्वेक्शन के थ्रू उबलता है, उसमें जो हीट ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शनल प्रोसेस के थ्रू होता है. वैसे ही इस एस्थेनोस्फेयर के अंदर, इस अपर मेंटल के अंदर कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं. तो ये कन्वेक्शनल करंट्स मैग्मा के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसी मैग्मा की मूवमेंट से अर्थ का जो क्रस्ट है या अर्थ के ऊपर जो लैंडमास है या जो लिथोस्फेयर है वो ड्रिफ्ट करता है या मूव करता है. और यही बेसिस है. दिस कन्वेक्शनल करंट थ्योरी इज द बेसिस फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर, विच इज द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. ठीक है, आज हम इसके बाद यानी कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के बाद हमने किस तरीके से ओशन को मैप करना शुरू किया था, ओशियनिक मैपिंग हमने स्टार्ट करी थी लास्ट लेक्चर में, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस ओशियनिक मैपिंग कि ओशन का जो फ्लोर है उसको किस तरीके से साउंड वेव्स के थ्रू, सोनार के थ्रू, एको साउंडिंग वेव्स के थ्रू, उस टेक्नोलॉजी से हमने ओशियनिक फ्लोर को मैप करना शुरू किया है. और धीरे 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 हम ओशियनिक रिलीफ के बारे में और जानेंगे आज के लेक्चर में. आफ्टर दैट वील मूव ऑन टू अनदर थ्योरी विच इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग. ठीक है, तो इस लेक्चर में और इसके सब्सिक्वेंट लेक्चर में हम सबसे पहले ओशन फ्लोर की बात करेंगे और उसके थ्रू जानेंगे कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग एक्चुअली क्या होता है. हेनरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट दिया था और इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, और इससे मूव ऑन करके हम कैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो एक यूनिफाइंग थ्योरी है पिछले सब थ्योरीज को मिला के, ठीक है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में. तो अर्थ सरफेस हम देख चुके हैं. फिर हमने ये देख लिया 2 तरह की परमानेंस और मोबिलिस्टिक थ्योरीज. फिर हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को डिटेल में 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया है. इसमें अगर आपने ये नहीं देखा है तो यू कैन गो बैक टू दोज लेक्चर्स एंड रिव्यू दीज कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, हमने जो है एविडेंसेस भी देख लिए थे कि क्यों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है, किस एविडेंस पे या किन एविडेंसेस पे ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बेस किया जा सकता है. ठीक है, फिर हमने लास्ट लेक्चर में ये स्टार्ट कर दिया था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद जो पढ़ाई हुई 1950s के बाद जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आई, तो किस तरीके से हमने जो है ओशन फ्लोर जो कि प्लेन नहीं है, फीचरलेस नहीं है, जो एक्चुअली उसका ट्रू नेचर क्या है और उसकी रगड रिलीफ और टोपोग्राफी किस तरीके से है, वो हमने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था. वी हैड डिस्कस दिस कन्वेक्शनल करंट थ्योरी एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दिस रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर. ठीक है, यहीं से हमने स्टार्ट किया था. सबसे पहले हमने देखा ये कॉन्टिनेंटल लैंडमास है, फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है. उसके बाद शुरू होता है हमारा ओशियनिक रिलीफ, जहां पे सबसे पहले वी हैव ओशियनिक स्लोप, ओशियनिक राइज. राइज का मतलब मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि ये स्लोप और इस एबिसल प्लेन को, यानी कि जो मेरा ओशियन बेड है, ओशियनिक प्लेन या फिर ओशियनिक एबिसल प्लेन है. ठीक है, दिस इज PLANE. ठीक है, ओशियनिक एबिसल प्लेन को हमने डिस्कस किया था, PLAIN. उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था मिड ओशियनिक रिजिस के बारे में पढ़ना. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट अनदर रिलीफ विच इज प्रपोजिडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीफ ऑफ आवर ओशियन टोपोग्राफी.
ठीक है। ओशन फ्लोर को या ओशन एबिसल प्लेन को मैप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है ओशंस के एकदम सेंटर में, ठीक है, ऑलमोस्ट ओशंस के सेंटर में एक रिज है। रिज का मतलब क्या, माउंटेन रेंज है, ठीक है। कोई ऐसा फिजियोग्राफिक फीचर है जो एक एलिवेटेड लेवल पे है। इसका मतलब क्या, यहां हमारे एबिसल प्लेन्स हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहां पे ट्रेंच है, एक तरह से खाई है पानी के अंदर ही, ठीक है, जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास मैरियाना ट्रेंच का है जो पैसिफिक ओशन में मिलता है। फिर उसके बाद यहां शुरू होती हैं माउंटेन रेंजेस, और इन्हीं माउंटेन रेंजेस को, इन रिजेस को जो ओशन के बीच में मिलती हैं, उन्हीं का नाम है मिड ओशियनिक रिजेस। ओशन के बीच में मिलने वाले पहाड़ या माउंटेन रिजेस, ठीक है। एन इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम्स। कैसा चेन, इंटरकनेक्टेड, जो आपस में ब्रेक नहीं है, जो इंटरकनेक्टेड है, चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम्स रनिंग थ्रू ऑल द मेजर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितने भी हमारे पास 5 जो मेजर ओशंस हैं, उन सब के बीच में से जाता हुआ सबसे लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर जो हमारे पास है, सिंगल लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर ऑन द अर्थ। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास इस तरीके का सवाल है किसी एमसीक्यू एग्जाम के अंदर कि सिंगल मोस्ट लार्जेस्ट, ठीक है, सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक इंटरकनेक्टेड फीचर अर्थ का कौन सा है, तो माउंटेन नहीं है, वॉल्केनो सिस्टम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट इज एक्चुअली मिड ओशियनिक रिजेस। ओशन के बीच में जो पहाड़ हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। दे आर रफली 70,000 किलोमीटर इन लेंथ, ठीक है। तो इनकी लेंथ आप समझ सकते हो 70,000 किलोमीटर्स है। अगर आपको इसको कंपेयर करना है तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा अर्थ है, ठीक है, सरफेस से लेके सेंटर यानी कि जो अर्थ का रेडियस है वही पूरा 7,000 किलोमीटर नहीं है, ठीक है। इट इज अराउंड 6371 किलोमीटर्स जो अर्थ का रेडियस है। तो ये लगभग 7,000 किलोमीटर भी नहीं है, उसका भी 10 गुना लेंथ है किसकी, मिड ओशियनिक रिजेस की या मिड ओशियनिक माउंटेन सिस्टम्स की, ठीक है। तो ये सिंगल लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर ऑन अर्थ क्या है, मिड ओशियनिक रिजेस, MOR, ठीक है। अब से हम MOR इसको लिखेंगे तो आपको समझ आना चाहिए, उसका मतलब मिड ओशियनिक रिजेस हैं वो माउंटेन सिस्टम्स जो ओशियंस के बीच में हमको मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंटरकनेक्टेड है। अगर मेरे पास ये वर्ल्ड मैप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, ये तो ये जो मेरे पास सारा का सारा और पानी है, ठीक है, उसके बीच में ये सारा का सारा एरिया जो है, जो कवर्ड है पानी से, यहां पे कनेक्टेड है मेरे क्या, मिड ओशियनिक रिजेस। इसीलिए इनकी लेंथ 70,000 किलोमीटर इतनी ज्यादा बड़ी है, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं। अ ब्रॉड एलिवेटेड रिज विद अ डीप सेंट्रल रिफ्ट वैली रनिंग अलोंग इट्स क्रेस्ट। ध्यान रखना, एक ब्रॉड, ठीक है, चौड़ा है, ठीक है, नैरो नहीं है, ब्रॉड है, एलिवेटेड रिज है, एक एल्टीट्यूड के ऊपर है। और ध्यान रखना, ये जो माउंटेन सिस्टम्स हैं ये पानी के अंदर हैं, ये पानी के नीचे हैं। अगर मेरे पास इस तरीके से ये कोई ओशन है, ठीक है, तो ये मेरे पास ओशियनिक पानी है, इसको ब्लू से देख लेते हैं, ये ओशन बेड है, ये सारा का सारा पानी है। तो मेरे पास ये जो माउंटेन सिस्टम्स हैं, ये माउंटेन सिस्टम्स यहां पे हैं, इस तरीके से पानी के नीचे हैं। दीज माउंटेन सिस्टम्स, दीज मिड ओशियनिक रिजेस आर अंडर वाटर, ठीक है, और दे आर मच हाई इन लेंथ। ये बहुत ऊंचे हैं, बट क्योंकि जो ओशन की डेप्थ है वही लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास है, जैसे पैसिफिक ओशन के अंदर हमने देखा कि जो मैरियाना ट्रेंच है, ठीक है, वो 11,000 किलोमीटर के आसपास उसकी डेप्थ है। तो आप जान सकते हो, देख सकते हो कि पैसिफिक ओशन या फिर जो और ओशंस हैं वो बहुत डीप हैं, ठीक है। तो उस डेप्थ में उतना नीचे हमारे पास जो माउंटेन सिस्टम्स हैं वो अंडर वाटर हैं, और वो क्या है, सारे के सारे कनेक्टेड हैं। दे आर इंटरकनेक्टेड एंड रन थ्रू ऑलमोस्ट ऑल द मेजर ओशियनिक सिस्टम्स एंड ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, रनिंग थ्रू ऑल द मेजर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अ ब्रॉड एलिवेटेड रिज विद अ डीप सेंट्रल रिफ्ट वैली, ठीक है, सेंटर में इसके क्या है, एक डीप सेंट्रल रिफ्ट वैली है। अब ये रिफ्ट वैली क्या होता है, ये फिजियोग्राफिक फीचर्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम लैंडफॉर्म्स की और जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की बात करेंगे तब इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमको एक बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए कि मिड ओशियनिक रिजेस क्या हैं, और इनसे हमको अर्थ के बारे में या अर्थ के जो डिस्ट्रीब्यूशन है कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का, उसके बारे में क्या पता लग सकता है। इन मिड ओशियनिक रिजेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लैंडफॉर्म्स वाले चैप्टर में और जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के दौरान, ठीक है।
रनिंग अलॉन्ग इट्स क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, हमने देखा था कि कभी भी कोई, जैसे अगर हम एक वेव की बात करें तो उस वेव में जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, और जो नीचे का पोर्शन होता है उसको ट्रफ बोलते हैं। आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे किसकी, इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की, तब हमने देखा था कुछ ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं जो इस एंटीक्लाइन के ऊपर बनते हैं, ठीक है, और इस सिंक्लाइन के नीचे बनते हैं। तो हमने देखा था कि एंटीक्लाइन के क्रेस्ट पे और सिंक्लाइन के ट्रफ पे, ठीक है। तो क्रेस्ट का मतलब जो ऊपर का पोर्शन होता है, सबसे टॉप पोर्शन होता है, ठीक है। तो क्रेस्ट के अलोंग एक सेंट्रल रिफ्ट वैली होती है, अ साइट ऑफ कंटिन्यूअस वॉल्केनिक एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कब, जब हम बात करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। तो आप समझो कि अब हम मूव कर चुके हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी से, एंड वी आर बिल्डिंग अप टू अंडरस्टैंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का समझने के लिए हमको सी फ्लोर यानी ओशियनिक फ्लोर को एक्चुअली समझना पड़ेगा पहले। तो ये ऐसी जगह है मिड ओशियनिक रिजेस जहां पे कंटिन्यूअसली वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। बार बार यहाँ पे हमको ज्वालामुखी या वॉल्केनिक एक्टिविटी फटते हुए दिखती है, ठीक है, और इसका फॉर्मेशन ही इस वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से होता है, ये हम देखेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग में। एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओशियनिक क्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और यही सेंट्रल लाइन है हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग को समझने के लिए, कि जो हमारे मिड ओशियनिक रिजेस हैं वहां पे बार बार कंटिन्यूअसली उसके बीच में क्या हो रहा है, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, और उसकी वजह से नया क्रस्ट फॉर्म हो रहा है। कैसे, ये हम इसको जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे आएंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एज ऑफ ओशन फ्लोर रॉक्स, ये जो एज निकालना है, दिस इज द की एविडेंस एज इट सेज फॉर what, for mid oceanic ridges which lead to what, sea floor spreading। sea floor spreading in mid oceanic ridges में जो volcanic activity होती है उस वजह से होते हैं, ठीक है। ये क्या है sea floor spreading, अभी हम आगे देखेंगे अगली स्लाइड्स में, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे, तो उससे पहले आप एक बेसिक रिलीफ फीचर देख लो, फिर आप उसको डिटेल में हम समझ लेंगे। रॉक्स लोकेटेड क्लोज टू द क्रेस्ट ऑफ अ मिड ओशियनिक रिज आर द यंगेस्ट। क्या है, इसको ऐसे देखते हैं, देखो मैं आपको एक बेसिक आइडिया समझा देता हूं जिससे आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा कॉन्टिनेंटल लैंडमास है, ये भी मेरा कॉन्टिनेंटल लैंडमास है, ये है मेरा कॉन्टिनेंट 1, ये है मेरा कॉन्टिनेंट 2, ठीक है। इसके बीच में ये जो सारा पोर्शन है ये मेरा कोई ओशन है, ठीक है, कोई भी ओशन इमेजिन कर लो, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, और इसके बीच में जा रही है ये मिड ओशियनिक रिजेस, ठीक है। ये पानी के अंदर जो पहाड़ है, अंडर वाटर माउंटेन सिस्टम जो है, अंडर वाटर रिजेस जो हैं वो ये हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मिड ओशियनिक रिजेस, ये है मेरा ओशियन, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो इसका क्रेस्ट वाला पार्ट है, इसका जो मिडिल पार्ट है, यहाँ पे होती है मोस्ट वॉल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे अकेला सिंगल माउंटेन नहीं है, इसके साइड में भी माउंटेन्स हैं, बट हम बात कर रहे हैं अभी जो ये बीच वाला सेंट्रल पहाड़ है, ऑलमोस्ट बीच में जो है, यहाँ पे होती है वॉल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे एस्थेनोस्फेयर में से जो मैग्मा होता है वो निकलता है और ऊपर फॉर्म हो जाता है, बट अभी ये पानी के अंदर ही है, और ये जो मैग्मा निकल रहा है ये यहीं बैठ पा रहा है, ये निकल के इरप्ट नहीं हो रहा, ये निकल के यहीं पे ही सेटल डाउन कर रहा है। इमेजिन करो कि एक पहाड़ है यहाँ पे मेरे पास, और ये मेरा पानी है, ठीक है। यहाँ से ये वेंट है जहाँ से मैग्मा आ रहा है, ये नीचे मेरे पास एस्थेनोस्फेयर है, ठीक है। जहाँ से मैग्मा आ रहा है यहाँ उसको वेंट मिला, यहाँ से ये फटा, ठीक है। यहाँ से जो भी मेरे पास पायरोक्लास्टिक मटेरियल है, गैसेस हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, जितना भी मैग्मा है वो निकला और निकल के यहीं सेटल डाउन हो गया, और ये भी निकल के यहीं सेटल डाउन हो गया, जो और लेयर्स फॉर्म कर लेता है, ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेयर्स फॉर्म करता रहता है। जो यहाँ का और नीचे पुराना क्रस्ट है, ठीक है, जो यहाँ पे पुराना रॉक्स है वो धीरे धीरे स्लाइड करके इधर चले जाते हैं, और जो नया क्रस्ट है वो उसके ऊपर आता रहता है, ठीक है। एक कन्वेयर बेल्ट की तरह। कन्वेयर बेल्ट का मतलब आपको पता है कि जिस तरीके से हम यहाँ पे कुछ सामान रखते हैं, वो सामान यहाँ रख दो तो वो बेल्ट की तरह मूव करता है। जैसे हम अगर मेट्रो स्टेशन में जाते हैं तो जो सामान चेक करने के लिए एक कन्वेयर बेल्ट लगा होता है, ठीक है, यहाँ रखो तो थोड़ी देर में सामान अपने आप यहाँ चला जाता है। उसी तरीके से कन्वेयर बेल्ट की तरह जो पुराना क्रस्ट है जो पहले था यहाँ पे, अब वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुका है, वेराज जो नया क्रस्ट जो यहाँ से बना है अभी, जो इस वोल्केनिक इरप्शन से बाहर निकला है, वो यहाँ पे आता रहता है।
तो जितना पास हम होंगे, ध्यान से सुनना इस लाइन को, जितना पास हम होंगे इस सेंट्रल रिज से, इस सेंट्रल रिज से जितना पास, जैसे मान लो ये है, यहां अलग अलग डिस्टेंसेस हैं A B C D, जितना पास आप होंगे इस सेंट्रल रिज से उतना नया क्रस्ट आपको मिलेगा। जैसे A वुड बी द यंगेस्ट, B उससे थोड़ा सा पुराना, C उससे और ज्यादा पुराना और D सबसे पुराना। तो एज क्लोज एज यू आर टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी साइट, टू दैट मिड ओशियनिक रिज, उतने यंगर और उतने ही न्यूअर रॉक्स आपको मिलेंगे ओरिजिन में, और जितना दूर आप चले जाओगे उतना ओल्डर क्रस्ट आपको मिलेगा। समझे? यहां वॉल्केनिक एक्टिविटी हुआ, नया क्रस्ट यहां चला गया। अब कुछ टाइम बाद जब दोबारा वॉल्केनिक एक्टिविटी होगा तो ये पुराना हो गया क्रस्ट, ये और नीचे चला जाएगा और नया इसके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यूस वॉल्केनिक एक्टिविटी के साथ जैसे टाइम पास करता है तो पुराना क्रस्ट जो है वो धीरे धीरे दूर चला जाता है इस सेंट्रल रिज से। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि ये दोनों तरफ होता है। तो ध्यान रखना, दिस इज अ सिमेट्रिक प्रोसेस, दिस इज अ सिमेट्रिक प्रोसेस। इसका मतलब मान लो A यहां पे है और उतना ही डिस्टेंस पे, मान लो ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इन चारों में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है कि रिज से A 100 किलोमीटर दूर है, फिर A से B फिर 100 किलोमीटर दूर है, फिर B से C फिर 100 किलोमीटर दूर है और C से D फिर 100 किलोमीटर दूर है। और यहां पे मैं बनाता हूं X Y Z, ठीक है। और A B C, जैसे मान लो कि जितना यहां से 100 डिस्टेंस A था उतना ही 100x है। तो X पे जो रॉक मिलेगा, X पे जो क्रस्ट मिलेगा और A पे जो क्रस्ट मिलेगा, उसकी एज ऑलमोस्ट सेम होगी। तो ठीक है, सिमिलर एज के होंगे ये A और X वाले। उसके बाद जो Y पे मिलेगा, जो 200 किलोमीटर दूर है, और जो B पे मिलेगा, जितना दूर होगा ये उतना ही प्रोपोर्शनेट होगा उसका एज। तो B और Y पे जो हमको मिलेगा एज, उसकी एज ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। सिमिलरली जो C पे मिलेगा और Z पे मिलेगा, यहां पे मिलेगा 300 किलोमीटर दूर जो है उनकी एज सेम होगी। इसको ऐसे देख लो, इसको क्लियरली बना लेते हैं। मान लो ये मेरा एक क्रेस्ट है, ये मेरा मिड ओशियनिक रिज, ये पूरी रेंज आ रही है, और यहां से ठीक है, अगर ये मेरे पास A B C और D है और यहाँ पे W X Y और Z है, ठीक है, तो हमारे पास इसको ऐसा मान के चलो कि जितना A दूर है इस सेंट्रल O पॉइंट से उतना ही W दूर है। तो ठीक है, तो AO इज इक्वल टू OW, सिमिलरली BO इज इक्वल्स टू OX, ठीक है, एंड सो ऑन। सिंपल सी बात है कि B जितना दूर है उससे उतना ही X दूर है उससे, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है। सिमिलरली C और O का जो डिस्टेंस है वो Y और O का डिस्टेंस है। तो ये जो एरियाज हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट हैं इस रिज से, इस क्रस्ट से, उनकी एज सेम होगी। ठीक है, तो एज वाइज अगर देखा जाए, एज ऑफ रॉक एट पॉइंट A विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू age of rock at point W. Similarly, age at B will be same as age at X. तो जितना दूर आप जाते रहोगे, ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड ओशियनिक रिज से सिमेट्रिकली जितना दूर आप जाते रहोगे उतना क्रस्ट पुराना होता रहेगा। एज यू मूव अलोंग, एज यू मूव अवे फ्रॉम दिस रिज, फ्रॉम दिस मिड ओशियनिक रिज, द एज इंक्रीजेस। एज इंक्रीजेस का मतलब जितना दूर जाओगे उतना पुराना रॉक मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो नया फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और जितना पास होगा मिड ओशियनिक क्रस्ट से, इसका मतलब उतना ही यंग या न्यू क्रस्ट मुझे मिलेगा। और यहाँ पे जो मिलेगा जी पे या जो डी पे मिलेगा वो सबसे ओल्डेस्ट एज में रॉक मिलेगा, ठीक है, डी पे और जी पे। तो आई होप ये क्लियर हुआ आपको। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब हम एक्चुअली कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते हैं। रॉक्स लोकेटेड क्लोज टू द क्रेस्ट
ऑफ अ मिड ओशियनिक रिज। इस मिड ओशियनिक रिज में जो क्रेस्ट है, बीच वाला पोर्शन है, जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, उसमें जो क्रेस्ट है उससे जितना पास होगा रॉक आर द यंगेस्ट। यही मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे, ठीक है। यहां से जितना पास होगा उतना यंगेस्ट होगा। ये वाला और पास है तो और यंग होगा, ये वाला एकदम यंगेस्ट होगा। और जितना दूर जाते रहोगे उतना ज्यादा पुराना होता रहेगा उसका एज, उतना ज्यादा उसकी एज और दूर होती रहेगी, और ज्यादा होती रहेगी, ठीक है। तो देयरफॉर वी फाइंड द यंगेस्ट रॉक्स एट ए एंड डब्ल्यू। उससे ज्यादा इनके कंपैरिजन बोलते हैं, अगर यहां पे कुछ होगा तो वो और भी यंग होगा, ठीक है। उसके बाद ओल्डर एट बी एंड एक्स, इवन ओल्डर एट सी एंड वाई, एंड द ओल्डेस्ट रॉक्स विल बी फाउंड एट डी एंड जी, ठीक है। इन पॉइंट्स पे जितने जो फार्देस्ट पॉइंट्स हैं इस क्रेस्ट से, क्रेस्ट का मतलब आप समझ गए, क्रेस्ट का मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट है। इसका मतलब जैसे अगर मेरे पास खूब सारे पहाड़ हैं, ये मेरे पास रिज है और इसमें ऐसे पहाड़ हैं, तो ये जो है पहाड़, ये वाला जो बीच में है, ठीक है, जो सबसे टॉप है, उससे जितना पास होगा रॉक उतना ही नया होगा, उतना ही यंगर होगा और उतनी ही कम उसकी एज होगी, ठीक है। तो यही लिखा है, रॉक्स लोकेटेड क्लोज टू द क्रेस्ट आर द यंगेस्ट इन एज, to the crest of a mid-oceanic ridge are the youngest. Rock age increases steadily with distance away from the ridge on both sides. ध्यान रखना, ये एक तरफ की बात नहीं है, दोनों तरफ की बात है। आपको याद होगा हमने देखा कि यहाँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यहाँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। उसके बाद धीरे स्लोप आता है, राइज आता है और एबिसल प्लेन आ जाता है। फिर मान लो यहाँ पे मेरे पास मिड ओशियनिक रिजेस आ जाते हैं, फिर से एबिसल प्लेन्स, फिर से राइज, फिर से स्लोप, ठीक है। तो ये जो है दोनों तरफ होगा, तो दिस हैपेंस ऑन बोथ द साइड्स। ओशन के बीच में है ये रिजेस एकदम, तो दोनों तरफ रिलीफ फीचर्स ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल हैं। और जैसे जैसे इस रिज से दूर जाते जाओगे, दूर जाते जाओगे, तो जो एज ऑफ द रॉक्स है वो इंक्रीज करती रहेगी स्टेडली, प्रोपोर्शनेटली। धीरे धीरे जितना दूर ओशियनिक क्रस्ट से, मिड ओशियनिक रिज से जितना जितना ज़्यादा दूर, उतना उसकी एज इंक्रीज होगी, उतना पुराना होता रहेगा वो। रॉक एज इंक्रीज स्टेडली विद डिस्टेंस अवे फ्रॉम द रिज ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। द पैटर्न ऑफ एजेस इज रिमार्केबली सिमेट्रिकल अबाउट द रिज। जो मैंने आपको समझाया डिटेल में यहाँ पे कि सिमेट्री का मतलब क्या है, यही है। इसका मतलब एज एट ए विल बी सेम एट एज एज एट डब्ल्यू, एज एट बी विल बी सेम एज एज एट एक्स। मतलब अगर ये रिज है तो 100 किलोमीटर दोनों तरफ, राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक है, ईस्ट में वेस्ट में, दोनों तरफ यहाँ पे सेम एज होगी। फिर थोड़ा सा और दूर जाओ, इन दोनों जगह फिर से एज सेम होगी, फिर दूर जाओ फिर उनकी एज सेम होगी, ठीक है। तो ये जो है सिमेट्रिक है दोनों तरफ, ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि ये सिमेट्रिक है यहाँ पे दोनों तरफ। अगर आप जाओगे तो एज स्टेडीली इंक्रीज करती रहेगी, ठीक है। एक पैटर्न ऑफ एजेस जो है वो रिमार्केबली सिमेट्रिक है अबाउट द रिज ऑन आइदर साइड्स। दिस सिमेट्री हिंटेड स्ट्रांगली दैट न्यू क्रस्ट इज कंटिन्यूसली क्रिएटेड एट द रिज एंड मूव्स आउटवर्ड ओवर टाइम। इसी को कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। उसका बेसिक कोर कॉन्सेप्ट, उसका एसेंस यही है कि क्योंकि ये सिमेट्रिक हमको मिल रहे हैं, ये सिमेट्री हमको मिल रही है इस ओशियनिक रिज के दोनों तरफ, इस सिमेट्री से ये हिंट मिलता है कि नया क्रस्ट फॉर्म हो रहा है कंटिन्यूसली, नया क्रस्ट फॉर्म हो रहा है कंटिन्यूसली रिज के पास, और रिज में से जो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है उससे बाहर निकल के नया क्रस्ट फॉर्म हो रहा है। और जो वहाँ जो पुराना था वो कन्वेयर बेल्ट की तरह नीचे स्लाइड कर रहा है और नीचे नीचे जा रहा है। फिर ये जो नया आया ये भी धीरे धीरे पुराना होगा क्योंकि और नया क्रस्ट आ जाएगा। तो धीरे धीरे एज वॉल्केनिक इरप्शंस कीप ऑन हैपनिंग, नया क्रस्ट जो है इट को कीप्स ऑन मूविंग अवे ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड ओशियनिक रिज, वो उससे मूव होता रहता है धीरे धीरे धीरे। और इससे हमको हिंट मिला किसका, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, ठीक है। किस चीज से, दिस सिमेट्रिक एज, ठीक है। तो दिस सिमेट्री, symmetry in what? Symmetry in the age of the rocks which are equidistant from the crest of the mid-oceanic ridge. The symmetry of the age of the rocks, ठीक है, which are equidistant from the crest of mid
ओशियनिक रिजेस या रिज एक पर्टिकुलर, ये जो सिमेट्री हमको मिली किस चीज में, एज में, ऑफ रॉक्स विच आर इक्वी डिस्टेंट। कौन सी रॉक्स, जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं। जैसे इक्वी डिस्टेंट का मतलब अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट एक्स और ये वाई है, अगर ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो x और y क्या कहलाएंगे, x और y इक्वी डिस्टेंट हैं, यानी कि इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं a पॉइंट से। a पॉइंट के रिस्पेक्ट में x और y बराबर डिस्टेंस पे हैं, इसीलिए x एंड y आर इक्वी डिस्टेंट। तो उसी तरीके से मिड ओशियनिक रिज जो है, उसका जो बीच का पार्ट है, उसका जो क्रेस्ट है जहां पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, वहां वो मेरा ए पॉइंट है। ठीक है, वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट क्या है, इज द क्रेस्ट ऑफ द मिड ओशियनिक रिज। और वहां से देखा जाएगा कि दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट में जितना ज्यादा सेम डिस्टेंस पे हैं, अगर दोनों 20 किलोमीटर हैं तो उस क्रेस्ट के 20 किलोमीटर पे जो हमको रॉक्स मिलेंगे ऑन आइदर साइड विल बी सिमिलर इन एज। फिर जो 50 किलोमीटर में मिलेंगे हो सकता है कि फिर उनकी एज सिमिलर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्रेस्ट है मिड ओशियनिक रिज का, यहां पे अगर ये 100 किलोमीटर है, ये भी 100 किलोमीटर है, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, तो यहाँ पे जो एज होगी, मान लो हो सकता है ये 500 साल पुराना हो, 500 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे जो मिलेगा ये भी 500 साल पुराना होगा। फिर और दूर चले गए, जिससे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 200 हो गया, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो ये पूरा 200 हो गया यहाँ तक। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक मान लो ये पॉइंट भी 200 किलोमीटर अवे है इस क्रेस्ट से, तो सेम इसकी एज मान लो हो जाएगी 1000 ईयर्स ओल्ड, और इस रॉक की एज भी होगी 1000 ईयर्स लगभग ओल्ड। सिमिलरली इक्वी डिस्टेंस यहाँ पे अगर 500 हो जाए, 500 किलोमीटर, और यहाँ से भी 500 किलोमीटर दूर जो पॉइंट है, हो सकता है यहाँ पे इसकी एज हो जाए 2000 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे इसकी भी एज होगी 2000 ईयर्स ओल्ड। तो इसको कहते हैं सिमिट्री। सिमिट्री इन एज of the rocks that we find equidistant from on either side of the crest of the mid-oceanic ridges। ठीक है, आई होप ये क्लियरली आपको समझ आ जाए। और इससे क्या हिंट हुआ, इस सिमिट्री से क्या पता लगा, दिस हिंट्स एट द फैक्ट कि नया क्रस्ट बन रहा है, तभी ये मूव कर रहा है, तभी ये सिमेट्रिक है, कि शायद बीच में कुछ ऐसी प्रोसेस हो रही है। और वो प्रोसेस क्या है, वॉल्केनिक इरप्शंस। हमको पता लगेगा कि इन मिड ओशियनिक रिजेस में ये कोई स्टैटिक नहीं है, हमेशा से ऐसे नहीं है, ये खुद भी बने हैं वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से। इस क्रेस्ट पे एक्चुअली ज्वालामुखी फट रहा है, और यही सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनिक साइट है हमारी अर्थ की, जो मिड ओशियनिक रिजेस हैं। ठीक है, तो न्यू क्रस्ट यहाँ फॉर्म हो रहा है कंटिन्यूसली, विच इज क्रिएटेड एट द रिज, और इट मूव्स आउटवर्ड्स ओवर टाइम। और ये जो क्रस्ट है ओवर टाइम एक दूसरे से दूर 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 होता रहता है। ठीक है, दिस इज द बेसिस और द फाउंडेशन ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, ठीक है, तो हमने डिटेल में समझ लिया कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग का बेसिस एक्चुअली है क्या, जिससे आपको आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सिमेट्री का मतलब क्या है और किस तरीके से नया क्रस्ट फॉर्म हो रहा है रिज पे और पुराना क्रस्ट उससे दूर हो जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस, ये हम पढ़ेंगे जब हम मैपिंग की बात करेंगे डिटेल में। एक ओवरव्यू जल्दी से ले लेते हैं 2 मिनट में, बाकी इसको मैं डिटेल में बताऊंगा क्योंकि हमको मैप्स में पढ़ना ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप्स में से एक है कि हमारे वर्ल्ड पे एक्चुअली क्या वो साइट्स हैं, ठीक है, विच आर द अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, विच आर द वॉल्केनिक एरियाज। ये हम तब ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे जब हमको प्लेट टेक्टोनिक समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लेट बाउंड्रीज पे ही एक्चुअली वॉल्केनिक और अर्थक्वेक साइट्स मिलते हैं। बट एक ओवरव्यू देख लेते हैं। अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस आर नॉट स्कैटर्ड रैंडमली अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 50% यहाँ पे हो रहा है ऊपर और 50% नीचे हो रहा है, सिमिलरली 50% ईस्ट में 50% वेस्ट में, नहीं, ये रैंडम नहीं है। ठीक है, और ना यूनिफॉर्म है। कुछ एरियाज हैं जो और एरियाज से ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन हैं और ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन प्रोन है। ठीक है, और वो एरियाज एक्चुअली कौन से हैं, दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन नैरो वेल डिफाइंड बेल्ट्स। जिन एरियाज में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक होता है, सबसे ज़्यादा अर्थ शेक करती है, ठीक है, और जिन एरियाज में वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ये रैंडम एरियाज नहीं कि कहीं पे भी हो गया, कि जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ तो यहीं पे हमेशा होता रहेगा, या रैंडमली कहीं पे भी हो गया। कुछ वेल डिफाइंड एरियाज हैं बेल्ट्स की फॉर्म में,
ठीक है, कुछ नैरो बेल्ट्स की फॉर्म में जो अर्थ के ऊपर है, ग्लोब के ऊपर हैं, जिनको हम पढ़ेंगे जब हम मैपिंग देखेंगे। उन वेल डिफाइंड बेल्ट्स में ही मोस्टली सारे अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। चीफली फाउंड अलोंग, ये एक्चुअली मोस्टली मिलते कहाँ हैं? कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पे, ठीक है, जो कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन्स हैं, ठीक है। अब आगे इसके लिए हमको प्लेट्स पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से, बट जो कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन्स हैं मोस्टली वहाँ मिलते हैं। मिड ओशियनिक रिजेस में, ये मैंने आपको बताया ही कि मिड ओशियनिक रिजेस जो फॉर्म ही होते हैं वही वॉल्केनिक इरप्शन से होते हैं, और उसमें जो नया क्रस्ट बार बार फॉर्म होता रहता है वो इस वॉल्केनिक इरप्शन से ही होता है। तो मिड ओशियनिक रिजेस, MOR, दिस इज another hotspot for earthquakes and volcanic eruptions and island arc chains, ठीक है। आइलैंड्स के जो आर्क्स होते हैं या उनकी जो चेन्स होती हैं उसके अलोंग जो बेल्ट मिलती है वो भी अर्थक्वेक और वोल्केनिक प्रोन होते हैं। द क्लस्टरिंग पॉइंटेड टुवर्ड्स द एजेस ऑफ लार्ज मूविंग सेगमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये जो क्लस्टरिंग है, क्लस्टर का मतलब क्या? ये जो कॉम्पैक्टेड एरिया है, जो नैरो बेल्ट्स हैं जहां पे अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन सबसे ज्यादा होते हैं, ये जो क्लस्टरिंग है विच इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द एजेस ऑफ लार्ज मूविंग सेगमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ के जो क्रस्ट हैं उनके जो एजेस हैं, फॉल्ट लाइंस हैं, वहां पे हमको मिलता है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से आपको समझ आएगा जब आपको प्लेट का कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि एक प्लेट होता क्या है, और ये हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया आपको लग गया कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में, मिड ओशियनिक रिजेस में और आइलैंड आर्क्स में, ठीक है, इन एरियाज में हमारे पास मोस्टली अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस मिलते हैं, ठीक है। अब फाइनली हम आ जाते हैं किस पे? सी फ्लोर स्प्रेडिंग के ऊपर, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग वो लास्ट कॉन्सेप्ट है जो हमको पढ़ना है बिफोर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हेनरी हेस ने 1961 के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया था, विच एक्सप्लेन्स हाउ न्यू ओशियनिक क्रस्ट इज कंटिन्यूअसली क्रिएटेड। ये तो हमको समझ आ गया कि ओशियनिक न्यू क्रस्ट क्रिएट हो रहा है। कैसे समझ आया? क्यों? क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट के दोनों तरफ जो एज ऑफ द रॉक्स है वो सिमेट्रिकल है। इसका मतलब ये रैंडम नहीं है कि सिमेट्रिकली सेम एज के हमको रॉक्स मिल रहे हैं ओशियनिक क्रस्ट से, जितना इक्विडिस्टेंटली हम दूर जाते रहते हैं। इसके पीछे कोई रीजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नया क्रस्ट बार बार फॉर्म हो रहा है वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू, और पुराना क्रस्ट स्लाइड कर करके दूसरी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यही हमारा हिंट था कि, और हेनरी हेस ने इसका रीजन बताया कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है कि ये नया क्रस्ट जा रहा है, और ये नया क्रस्ट फिर कहाँ जाएगा, ठीक है, जाके रुक जाता है, किसी से टकरा जाता है, उसका क्या होता है उस ओशियनिक क्रस्ट का, जिससे नया क्रस्ट यहाँ फॉर्म होता रहता है और पुराना क्रस्ट दूर जाता रहता है। वो हम पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग के अंदर, ठीक है। हेनरी हेस ने दिया था। अभी तक हम 3 लोगों की बात कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी अल्फ्रेड वेगनर की, जिन्होंने 1912 के अंदर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था। फिर हमने बात करी आर्थर होम्स की। आर्थर होम्स ने अर्ली 1930s में बात करी थी किसकी? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की। अब हम फाइनली बात कर रहे हैं हेनरी हेस की, जिन्होंने 1961 के अंदर, लगभग देखो 10-20 साल बाद ही ये सब हो रहा है। 1912 में ये था, 1930s में ये था, और 1960s में, 1961 में टू बी प्रिसाइज, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट हेनरी हेस ने प्रपोज किया द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। हेनरी हेस जो अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, रॉक्स की स्टडी करते थे, जियोलॉजी पढ़ते थे, उन्होंने 1961 में एक कॉन्सेप्ट दिया सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। मिड ओशियनिक रिजेस आर साइट्स ऑफ एक्टिव वोल्केनिक इरप्शंस। ये एक सबसे पहला स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन है जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो मिड ओशियनिक रिजेस हैं, ठीक है, ये जो बीच में हमारे पहाड़ हैं, अंडरग्राउंड वाटर हैं जो ओशियंस के बीच में है, ठीक है, पूरा का पूरा ओशन है ऑलमोस्ट, उसके बीच में पैरेलली जो जा रहे हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन से पैरेलली जो मूव कर रहे हैं, यहाँ पे जो मेरे पहाड़ हैं, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। यहाँ पे बार बार ज्वालामुखी फट रहा है, जो मैग्मा एस्थेनोस्फेयर से सरफेस पे आ रहा है। पहला पॉइंट ये। अब ये जो हॉट मैग्मा है, इट राइजेस फ्रॉम द मैंटल एट द रिज, कूल्स एंड सॉलिडिफाइज टू फॉर्म न्यू ओशियनिक क्रस्ट। हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं ये चीज, ठीक है। यहां पे जो हॉट मैग्मा है वो यहां से निकला, यहां मेरे पास मान लो ये मेरा एस्थेनोस्फेयर है, यहां पे एक वेंट इसको मिल गया, और धीरे धीरे यहां से मैग्मा सारा का सारा निकल के
बाहर फटता है, और जब ये निकलता है और यहाँ सॉलिडिफाई होता है, ठंडा हो जाता है, अभी तो गर्म है, हॉट मैग्मा है, जब ये सॉलिडिफाई होगा, ठंडा होगा, तो वापस क्रिस्टलाइज हो जाएगा, रॉक बना लेगा, और वो यहाँ पे सेटल डाउन कर जाएगा। जो ऑलरेडी यहाँ पुरानी रॉक प्रेजेंट थी वो नीचे चली जाएगी, वो दूर हो जाएगी, फिर अब ये नया बन गया। अब दोबारा मान लो 2 साल बाद फिर से ये फटा, और जो यहाँ पे नया क्रस्ट है वो फिर से नीचे चला गया, और नया जो क्रस्ट है वो इसकी जगह आ गया। तो कंटिन्यूअसली न्यू क्रस्ट जो है वो आता रहता है हर वॉल्केनिक इरप्शन के साथ। जो पुराना वाला था जो अभी रिसेंटली फॉर्म होता है वो और नीचे चला जाता है, और वो पुराना होता रहता है, एंड इट मूव्स फर्दर अपार्ट फ्रॉम दिस क्रेस्ट ऑफ मिड ओशियनिक क्रस्ट। ये 2 वर्ड्स हैं, अगर आप इनमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, क्रेस्ट और क्रस्ट। ठीक है, क्रेस्ट का मतलब क्या, ये मिड लाइन जो मिड ओशियनिक के बीच में है, ठीक है, मिड ओशियनिक रिजेस के जो बीच वाली लाइन है, जहां पे हाईएस्ट वॉल्केनोज या हाईएस्ट माउंटेन्स यूजुअली मिलते हैं, जहां पे वॉल्केनिक साइट है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, और जो अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर है उसको क्रस्ट बोलते हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, हॉट मैग्मा जो है वो राइज करता है मेंटल से, एस्थेनोस्फेयर से, और ऊपर आता है रिज पे, कहाँ पे, रिज विच इज द मिड ओशियनिक रिज, उसके क्रस्ट पे, और फटता है, और नया क्रस्ट जब सॉलिडिफाई हो जाता है, व्हेन इट सॉलिडिफाइज, वापस रॉक बन जाता है, ठीक है, हॉट मैग्मा से वापस रॉक बन जाता है, पत्थर बन जाता है, तो वहीं सेटल डाउन कर जाता है, ठीक है, टू फॉर्म द न्यू ओशियनिक क्रस्ट। कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ न्यू मटेरियल पुशेस द ओल्डर क्रस्ट अवे फ्रॉम द रिजेस ऑन बोथ साइड्स। जैसे मैंने आपको बताया था, जो एक्सप्लेन किया डिटेल में, बस वही लिखा है कि कॉन्टिन्यूसली नया क्रस्ट उसके पास गिर रहा है, और जो पुराना क्रस्ट वहां प्रेजेंट था वो दूर जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, जस्ट लाइक अ स्लो कन्वेयर बेल्ट। ये भी मैंने आपको समझाया, कन्वेयर बेल्ट की तरह, जिस तरह से मैं यहाँ पे अपना बैग रखता हूँ अगर, तो वो बैग धीरे धीरे स्लाइड करके अपने आप इधर आ जाता है, उसी तरीके से जो पुराना क्रस्ट है वो कन्वेयर बेल्ट की तरह दोनों तरफ से, मिड ओशियनिक क्रस्ट के दोनों तरफ से स्लाइड करते करते उससे दूर चला जाता है, और उसकी जगह पे नया क्रस्ट फॉर्म होता रहता है, और वो नया क्रस्ट जैसे ही वो पुराना होता है वो फिर मूव करता रहता है। तो दिस प्रोसेस कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग, न्यू क्रस्ट कीप्स ऑन फॉर्मिंग एट व्हाट, एट द mid oceanic ridge site due to continuous volcanic eruptions। ठीक है, इसी को सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। अब ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है, देखो ये मेंटल है विच इज पार्शियली मोल्टन, और मेंटल में भी हमको पता है ये एस्थेनोस्फेयर की बात कर रहा है। एस्थेनोस्फेयर में कहीं से इसको क्रैक मिला, कहीं से इसको रास्ता मिला, एंड इट गॉट अ वेंट, इस वेंट के थ्रू यहाँ से ये जो मिड ओशियनिक रिज लिखा है, MOR, मिड ओशियनिक रिज है, यहाँ से मैग्मा गया और यहीं पे सेटल कर गया। बाकी जो पुराना वाला था वो इधर जाता रहेगा, वो इधर पुराना और होगा तो और इधर जाता रहेगा, और इसका डायरेक्शन आपको दिख ही रहा है, ये देखो, ये इट कीप्स ऑन मूविंग हियर। सिमिलर थिंग हैपेंस हियर कि यहाँ पे सॉलिडिफाई करके इधर गिर जाता है, और जो पुराना होता रहता है, इट कीप्स ऑन मूविंग टुवर्ड्स द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, और keeps on moving away from the mid oceanic ridge as the time passes on either side। ठीक है, older crust moves away, older with distance from the ridge। जितना ज्यादा पुराना होता रहेगा उतना ही दूर होता रहेगा मिड ओशियनिक रिज से। ठीक है, सपोर्ट फॉर सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग को किस तरीके से प्रूव किया जाता है, उसके पीछे एविडेंस क्या है। ठीक है, तो एक वर्ड में बोला जाए तो उसका एविडेंस है पेलियो मैग्नेटिज्म। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो एक तरह का मैग्नेट ही है। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपने एक बार मैग्नेट देखा है, ठीक है, एक मैग्नेट देखा है जो एक क्यूबॉइडल शेप में होता है, तो हमारा अर्थ जो है, अगर ये इसका एक्सेस है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ पे एक, मान के चलो कि अर्थ के बीच में ये एक मैग्नेट ही है, ठीक है, जिसका नॉर्थ और साउथ पोल है। अब अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल रिवर्स होता रहता है ओवर द पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे अभी इसको हम पढ़ेंगे कभी डिटेल में, हमें टाइम मिलेगा तो मैं एक लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगा ये रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म कैसे होता है। ठीक है, अर्थ के अंदर क्यों, क्योंकि अर्थ के अंदर हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, और इस मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से, इनके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इनके मूवमेंट की वजह से अर्थ का जो पेलियो मैग्नेटिज्म है, ठीक है, अर्थ का जो अपना खुद का मैग्नेटिज्म है वो रिवर्स करता रहता है। तो एक लेक्चर में कभी हम रिवर्सल ऑफ पेलियो मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, और पूरा मैं आपको अर्थ का मैग्नेटिक स्ट्रक्चर समझाऊंगा। ठीक है, आज हम इसको इतना ही पढ़ लेते हैं कि बहुत बेसिक आइडिया हमको लग जाए कैसी एक एविडेंस है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का।
ठीक है, तो पेलियोमैग्नेटिज्म सिंपली इज द एविडेंस फॉर सी फ्लोर स्प्रेडिंग. द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड इट्स पोलैरिटी. पोलैरिटी का मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल होना. ठीक है, तो ये जो उसकी पोलैरिटी है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये रिवर्स होती रहती है. जैसे कभी ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो कुछ टाइम बाद ये उल्टा हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो पोलैरिटी है अर्थ की, अर्थ जो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, उसकी पोलैरिटी स्विच करती रहती है, रिवर्स करती रहती है ओवर द डिफरेंट टाइम जोन्स. मैनी टाइम्स थ्रू इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री. अर्थ की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, अलग अलग फेजेस इसमें आए, आइस एजेस आए, फिर ये दोबारा गर्म हुआ, फिर ठंडा हुआ, फिर दोबारा गर्म हुआ. इन टाइम्स में, इस दौरान अर्थ की जो मैग्नेटिक पोलैरिटी है इट कीप्स ऑन रिवर्सिंग. नॉर्मल और रिवर्स पोलैरिटी. नॉर्मल पोलैरिटी का मतलब जब नॉर्थ पोल अर्थ का अलाइन करे नॉर्थ पोल मैग्नेटिक या इस मैग्नेट से, जब नॉर्थ पोल से अलाइन करे तो इसको नॉर्मल पोलैरिटी कहते हैं. और जब वो उल्टा हो, जब अर्थ का नॉर्थ और मैग्नेटिक पोल का साउथ हो जाए तो उसको रिवर्स पोलैरिटी कहते हैं. ठीक है, ओशियन फ्लोर रॉक्स रिकॉर्ड दीज रिवर्सल्स एज मैग्नेटिक स्ट्रिप्स अरेंज्ड सिमेट्रिकली ऑन आइदर साइड ऑफ द रिज. इसको समझने के लिए आपको पेलियोमैग्नेटिज्म ढंग से समझना पड़ेगा, बट सिंपली ऐसे देख सकते हो कि जो ओशियन फ्लोर की रॉक्स हैं, ठीक है, ओशन में हमारे पास जो रॉक्स हैं, उसका जो एबिसल प्लेन है वहां पे जो रॉक्स हैं वो रिकॉर्ड करती हैं इन रिवर्सल्स को. कौन से रिवर्सल्स को? ये जो पोलैरिटी रिवर्सल हो रहा है अर्थ का, नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जा रहा है, साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जा रहा है, एज मैग्नेटिक स्ट्रिप्स. ठीक है, ये अगर मेरे पास मिड ओशियनिक रिज है तो ये मेरे पास स्ट्राइप्स बन जाती हैं. ठीक है, रिवर्स्ड नॉर्थ साउथ, ठीक है, साउथ नॉर्थ. सिमिलरली यहाँ पे ऐसे रिवर्स्ड स्ट्रिप्स, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ. तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिप्स होती हैं. ये कैसे फॉर्म होती हैं कभी देखा जाएगा, बट ये मैग्नेटिक स्ट्रिप्स बन जाती हैं सिमेट्रिकली ऑन आइदर साइड ऑफ द रिज. इस रिज के सिमेट्रिक सेंस में, जैसे यहाँ से यहाँ तक साउथ, फिर यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ, फिर यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से. ठीक है, तो ये रिवर्स्ड मैग्नेटिक स्ट्रिप्स हमको मिलती हैं दोनों तरफ रिज के. मैचिंग पैटर्न ऑफ रॉक एजेस ऑन आइदर साइड ऑफ द रिज, यंगेस्ट नियर द क्रेस्ट. इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जो एजेस हैं वो सिमेट्रिक होती हैं उनके डिस्टेंस से. जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस दूर होता रहता है उतनी ज़्यादा एज जो है बढ़ती रहती है. तो एज ऑफ द रॉक ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड ओशियनिक रिज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस which it has from the crest of the mid oceanic ridge. जितनी ज़्यादा एज होगी, जितना पुराना होगा, उतना ही वो दूर होता रहेगा. और जितना यंगेस्ट होगा, ठीक है, जितना यंगेस्ट होगा वो उतना पास होगा. इट विल बी द नियरेस्ट टू द क्रेस्ट. ठीक है, जितनी एज, जितना डिस्टेंस कम उस मिड ओशियनिक रिज से, जितना पास, जितना डिस्टेंस कम उतना नया, जितना दूर उतना पुराना. ठीक है, एट डीप सी ट्रेंचेस. अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी. ये तो आपने देख लिया कि नया क्रस्ट फॉर्म हो रहा है, बट पुराना कहाँ जाएगा? अब पुराना, ये मेरा मिड ओशियनिक रिज है. ठीक है, यहाँ पे निकल के न्यू क्रस्ट, यहाँ मेरे पास नया नया क्रस्ट फॉर्म हो रहा है, नया नया क्रस्ट हो रहा है. पुराने वाला दूर जा रहा है इधर भी, पुराने वाला इधर भी दूर जा रहा है. अब एक टाइम आएगा जब ये यहाँ पहुंचा, ठीक है, फिर ये यहाँ पहुंचेगा, फिर ये यहाँ पहुंचेगा. इस दौरान यहाँ पे नया क्रस्ट आता ही रहेगा. ठीक है, नया नया क्रस्ट आता रहेगा. अब ये मेरा कॉन्टिनेंट है. ठीक है, केवल ओशियंस थोड़ी है हमारे अर्थ के ऊपर, हमारे अर्थ के ऊपर कॉन्टिनेंट्स भी हैं. और जब ये जो क्रस्ट है ओशियनिक क्रस्ट वो दूर होता रहेगा, तो एक टाइम आएगा जो वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के पास आ जाएगा. अब क्या होता है, आपको याद होगा जब हम रिलीफ की बात कर रहे थे, किसकी? ओशियनिक रिलीफ की. ठीक है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स की बात कर रहे थे, शेल्फ की बात कर रहे थे, रूफ, स्लोप, इन सब की बात कर रहे थे. तो जैसे जैसे ये पुराना होता रहेगा, एक टाइम आएगा जब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के पास आ जाएगा. ठीक है, अब जब ये इसके पास आ जाएगा तो दिस इज वेरी ओल्ड. ठीक है, एंड दिस विल गो बीनीथ, ये नीचे चला जाएगा किसके? इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के. ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, उसके नीचे ये ओशियनिक प्लेट या फिर ये जो ओशियनिक बेसिन है ये उसके नीचे चला जाएगा. तो इसको सबडक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? सबडक्शन. सबडक्शन का मतलब इट सबड्यूज, उसके नीचे चला जाएगा. तो एज द ओशियनिक क्रस्ट ग्रोज ओल्डर,
एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द मिड ओशियनिक रिजेस, जितना ये दूर जाता रहता है उतना पुराना होता रहता है, और जैसे जैसे ये दूर जाता रहेगा एक टाइम आएगा जब ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन, इसको समझ लो, ये मेरा कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, ये मेरा कॉन्टिनेंट है कोई भी, तो ये जाते जाते इस कॉन्टिनेंटल प्लेट या मार्जिन के नीचे चला जाएगा, ठीक है। इट सबड्यूज, इट गोज बीनीथ, ठीक है, नीचे चला जाता है इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के, तो ये मेरा फिर यहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट हो जाएगा और ये मेरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो जाएगा। समझ आया? इसको सबडक्शन कहते हैं कि ये जो ओशियनिक क्रस्ट व्हेन इट गोज बीनीथ, व्हेन इट गोज बिलो, डाउन अंडर द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, और नया क्रस्ट यहाँ फॉर्म हो ही रहा है। फिर जब ये वाला जो नया क्रस्ट है धीरे धीरे टाइम पास करता रहेगा तो ये और इधर 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 आके फिर इसके अंदर घुस जाएगा। तो इस तरीके से जितना पुराना ओशियनिक क्रस्ट होता रहता है वो और नीचे जाता रहता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के, और नया क्रस्ट फॉर्म होता रहता है वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से। कहाँ पे? इस मिड ओशियनिक रिजिस पे, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा था यहाँ पे, एट डीप सी ट्रेंचेस, और यही जो पोर्शन है, आपको याद है ना, हमने पढ़ा था जब हम रिलीफ या टोपोग्राफी पढ़ रहे थे अर्थ की और ओशंस की, तो हमने देखा था कि यहाँ एबिसल प्लेन्स हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अलग अलग चीज़ें आती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इधर आते आते यहाँ पे ट्रेंचेस फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इन ट्रेंचेस में नीचे चले जाते हैं क्या? ये ओशियनिक क्रस्ट। एट डीप सी ट्रेंचेस ओल्ड ओशियनिक क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड, ये ओल्ड ओशियनिक क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है कैसे? थ्रू सबडक्शन, ये सबडक्शन के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे चला जाता है। बैलेंसिंग न्यू क्रस्ट फॉर्म्ड एट द रिजेस, ठीक है। तो क्रस्ट जो है वो बैलेंस होता रहता है विद कंटिन्यूस फॉर्मेशन एंड कंटिन्यूड डिस्ट्रक्शन। बार बार ये जो है नया क्रस्ट फॉर्म हो रहा है मिड ओशियनिक रिजेस पे, और पुराना जाके खत्म हो रहा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से मिल जाता है, ठीक है। तो इट इज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रॉयड थ्रू सबडक्शन एंड इज कॉन्टिन्यूसली फॉर्म्ड एट द रिजेस थ्रू वॉल्केनिक इरप्शंस। और इस वजह से इस कंटिन्यूस डिस्ट्रक्शन और कंटिन्यूस फॉर्मेशन से ये बैलेंस जो है ये बना रहता है, ठीक है। बैलेंसिंग न्यू क्रस्ट फॉर्म्ड एट द रिजेस कीपिंग अर्थ्स टोटल सरफेस एरिया कांस्टेंट। अर्थ जो है वो कॉन्स्टेंटली बड़ी तो हो नहीं रही है, उतनी ही है, उसका टोटल सरफेस एरिया उतना ही है। तो हमको कॉन्स्टेंटली देखना पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ यहाँ नई फॉर्म हो रही है तो कहीं पे कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर यहाँ कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कांस्टेंट रखने के लिए जितना नया फॉर्म होगा उतना पुराना डिस्ट्रॉय होता रहेगा। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रक्शन एट दीज कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, एट दीज डीप सी ट्रेंचेस एंड continuous formation of new crust, new oceanic crust at these mid oceanic ridges balances the total surface area of the earth, ठीक है। यही है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सपोर्ट। ये मैंने आपको बताया था कि पेलियो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स जो है रिवर्स्ड होती हैं इस रिज क्रेस्ट से। देखो रिज क्रेस्ट लिखा है, ये मेरा पूरा रिज है, यहाँ पे पहाड़ है और ये मेरा क्रेस्ट है, बीच वाला पोर्शन है, ठीक है। ये सिमेट्रिक बैंड्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स्ड मैग्नेटिक पोलैरिटी ऑन आइदर साइड ऑफ द रिज कंफर्म दैट न्यू क्रस्ट फॉर्म्स एट द रिज एंड स्प्रेड्स आउटवर्ड्स। ये क्या है? अगर ये मान लो नॉर्थ है तो ये साउथ है, तो जो लाइट ब्लू वाला है वहां पे नॉर्थ ऊपर कर दो, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ यहाँ, नॉर्थ यहाँ, साउथ यहाँ, और ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिप्स हैं। अगर ये नॉर्थ साउथ है तो ये साउथ और ये नॉर्थ है, ये साउथ और ये नॉर्थ है, ये साउथ और ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है इस मैग्नेट का। ये सब क्या है? ये अलग अलग मैग्नेट्स हैं, मतलब मैग्नेट की तरह काम करते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स हैं एक्चुअली। तो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक स्ट्रिप्स जो हैं, और ये स्ट्रिप्स भी क्या हैं? दे आर सिमेट्रिकल, ध्यान रखना, सिमेट्रिक बैंड्स हैं। तो दो सिमेट्रीज हमने देख ली, एक तो जो रॉक की एजेस हैं विच आर सिमेट्रिकल अक्रॉस एज यू मूव अवे फ्रॉम द रिज, उसी तरीके से ये जो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक स्ट्रिप्स हैं अर्थ के पेलियो मैग्नेटिज्म की वजह से, ये भी कंफर्म करती हैं कि यहाँ पे नया क्रस्ट कॉन्टिन्यूसली फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये एविडेंस आपको क्लियर है। फाइनली अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज प्लेट टेक्टोनिक्स। इसको हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने देख लिया डिटेल में कि ओशियनिक रिलीफ, सबसे पहले हमने क्या देख लिया था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसके बाद हमने देख ली क्या? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के बाद हमने ओशियन रिलीफ की बात करी, उससे हम पहुंचे सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे।
और सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लेक्चर विच इज द लास्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है, यहां तक आप लोग एनसीईआरटी से रीड कर सकते हैं चैप्टर 4 में, और कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन हैव अ नाइस डे।